आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी देने गए थे और दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई है। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से मुलाकात की है सीडीएस अनिल चौहान साहब ने। इससे पहले आपने देखा होगा जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने गए थे और ये प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति चूंकि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, हमारी भारतीय सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसलिए उस प्रोटोकॉल के तहत देश के प्रधानमंत्री ने अपनी देश की सफलता की, सेनाओं की सफलता की जानकारी दी। इस बीच मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, देश के प्रधानमंत्री ने सबूतों के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान झूठ बोलता रहता है, प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन जनाब देखिए जो प्रोपेगेंडा वो कर रहा है कि हमने भारत के एयरबेस तबाह कर दिए, भारत का ये नुकसान कर दिया है, देखिए जीती जाती तस्वीरें हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो 11 एयरबेस है उन 11 एयरबेस के बारे में वो जिक्र नहीं कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि किस तरीके से हमने यहां पर धूल चाटी है। मनोज, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, सॉरी सुबह, मैं जहाँ पे हूँ सुबह का समय है जी हिंदुस्तान में, शायद शाम का टाइम है। जी वो कभी नहीं करेगा, पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है आज के दिन में वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उसके पास जो इंटर्न्स हैं, प्रो बोनो काम करते हैं बच्चे, क्लास 12 ग्रेजुएट के, उनके पास तनख्वाह, फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन तो दूर की बात है। तो ये बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको लेके वो आईटी लैब, डीजीआईएसपीआर का आईटी लैब है, वहाँ पे वो काम कराते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं। और नैरेटिव बिल्ड में जहाँ जहाँ पे उनकी फेलियर हुई है वो फेलियर को सक्सेस परिवर्तन करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वही है, ये जो 11 एयरफील्ड है, मैं यूरोप होके आ रहा हूँ और काफ़ी जगह मैं घूम रहा हूँ, जगह जगह सबका व्यू सुन रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन में ये तो सब हिंदुस्तान के खिलाफ, कोई नहीं खड़ा रहेगा। हिंदुस्तान को लड़ाई अपने दम पे ही करना पड़ेगा ना। यूएसए, हो सकता है रशिया आ जाए और इजराइल आ जाए हमारे साथ, कोई नहीं। सबका जो बयान है, सबका झुकाव पाकिस्तान की तरफ, मेरे को ये महसूस हुआ। और हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं साबित करना चाहता हूँ, जो अभी कर्नल साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या किए हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग टू पाकिस्तान। कैसा है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, कैसा है? ये जो 11 एयरफील्ड में पिन पॉइंटेड टारगेट, कहीं पे रडार, कहीं पे गन सिस्टम, कहीं पे एक पर्टिकुलर हैंगर, तो पिन पॉइंटेड, उनको ये हम कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो 11 के 11 एयरफील्ड है, विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज, इंटेलिजेंस हमारे पास जबरदस्त है और हमारा नेविक सिस्टम, ये सब बेखूबी एक एक बुनियादी अचीवमेंट है हिंदुस्तान का। टेक्नोलॉजी की माहिरता जो है हमारा, जब से ये जीपीएस बंद किए हैं, अमेरिका ने बंद किया था कारगिल लड़ाई के समय, तो तब से हिंदुस्तान ने नेविक सिस्टम को डेवलप किया है। जीपीएस का अगर सीपी, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर 5 मीटर है, तो हमारा जो 3 मीटर से कम है, कोई कोई जगह आपको मिलेगा 1 मीटर की वो सीपी मिलता है। तो इतना स्पेसिफिक पूरा विश्व में मेरे ख्याल से, जितना मुझे जानकारी है, ऐसा काबिलियत कोई देश के पास नहीं है। तो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ जब आप किसी टारगेट को एंगेज करते हैं और आप ये कहते हैं, मैसेजिंग होता है कि भैया इस बार पिन पॉइंटेड हो रहा है, अगले बार रावलपिंडी में आपको जो टैप ऑफ टेररिज्म विल शट परमानेंटली। टैप ऑफ टेररिज्म कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। अगर पहलगाम का कार्नेज हुआ है, इसकी आर्किटेक्ट क्या है, कौन है? मेरे विचार के मुताबिक, मैं करीब 100 लोगों से मिल चुका हूं, थिंक टैंक से इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं, यही उभर के आ रहा है। ये इनकी चाल है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, ये बुनियादी चाल है। ये कुछ करना चाहते हैं। हर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब पाकिस्तान में आते हैं, उनके सामने एक लिंगरिंग, एक लिगेसी चैलेंज होता है, चुनौती। वो चुनौती क्या है? एक है सिविल गवर्नमेंट और दूसरा होता है उनकी सिविल पॉपुलेशन। आज के दिन में जो चीफ आर्मी का जो इमेज है, पाकिस्तान का आर्मी का इमेज काफी लो चल रहा है, क्योंकि इनको ये डेमिगॉड का स्टेटस दे रखे हैं, भगवान के बराबर मानते हैं। लेकिन बार बार रिपीटेड फेलियर होने के नाते मुनीर साहब जो है, उनका टीआरपी काफी लो चल रहा है। नंबर 2, जो सिविल गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट के साथ कोई टकराव जैसे ना हो। 2011 में उनका एक रेजोल्यूशन हुआ था, पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
उसमें ये कहा गया था कि कोई भी मार्शल लॉ को आइंदा से वेलकम नहीं किया जाए। उनका है एक इंटरवेंशन क्लॉज है कि फॉर नॉर्मल सी स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, कि फौज कभी भी कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार वो इंटरवेन कर सकते हैं। वो क्लॉज को वहां पे रोका गया है 2011 में या 12 में। तो उसको रोकने के बाद ये अभी इंटरनल मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। सो मोटे तौर पे यही कहना चाहूंगा मनोज कि बहुत बेहतरीन तरीके से साहब ने, जो पिछले साहब कर्नल साहब ने जो उन्होंने बयान दिए हैं, बहुत जी बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया है। बिल्कुल, ये बताया कि और आखिर कौन से एयरबेस है और किस एयरबेस पर हमने कितनी चोट की है और वो एयरबेस पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण था और भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता हमने उसको नुकसान पहुंचा। इस बीच आदमपुर में प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। एयरफोर्स ने आतंक के अड्डों को टारगेट किया। 25 मिनट तक हमने सीमा पार कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान वॉकआउट। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। देश की सरकार